हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 20। इससे पहले सिलेक्शन बैच 19 हो चुके हैं। जिसने भी वीडियोस ना देखी हुई चैनल पर जाके देख लें। इस सिलेक्शन बैच में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है लिटरेरी टर्म्स, क्रिटिकल कमेंट्स और लिटरेचर ग्रामर के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, पीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट सेशन का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो था डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन के बीच अंतर किसने बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैमुअल टेलर कॉलरिज। सैमुअल टेलर कॉलरिज ने प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन के बीच अंतर बताया है। क्वेश्चन नंबर 381। द क्लॉक्स आल्सो कॉल्ड, मतलब जो इक्लॉक्स है उसको और किस नाम से जानते हैं। आइडियल्स, बुकोलिक्स या बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 381 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुकोलिक्स। द इक्लॉक्स आल्सो कॉल्ड द बुकोलिक्स। एक्सप्लेनेशन देखिए। द इक्लॉक्स आल्सो नोन एज द बुकोलिक्स, जो इक्लॉक्स है उसको बुकोलिक्स के नाम से भी जानते हैं। इज अ कलेक्शन ऑफ 10 लैटिन पोएम्स, ये 10 लैटिन पोएम्स का कलेक्शन है। इसको लिखा था वर्जिल के द्वारा, ये लिखा गया है द इक्लॉक्स इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी में। The Eclogues is a collection of pastoral poems that explore themes of love, nature, and rural life. The poems are set in a rural landscape and feature shepherds talking about their lives. The Eclogues है ये pastoral poems का collection है और उसकी थीम रहती है लव, नेचर, रूरल लाइफ। द पोएम्स आर सेट, मतलब इसकी तो सेटिंग रहती है वो रूरल लैंडस्केप में रहती है और फीचर्स इसके रहते हैं शेफर्ड टॉकिंग अबाउट देयर लाइव्स, मतलब जो शेफर्ड्स होते हैं अपने बारे में बात करते हैं, अपने रीति रिवाज, अपने कस्टम के बारे में, अपने जीवन के बारे में बात करते हैं। तो इक्लॉज की थीम होती है लव, नेचर एंड रूरल लाइफ। उनकी सेटिंग रहती है रूरल लैंडस्केप एंड फीचर्स रहता है शेफर्ड्स टॉकिंग अबाउट देयर लाइव्स। क्वेश्चन नंबर 382। कॉइन द टर्म पैथेटिक फैल्सी। टर्म है पैथेटिक फैल्सी, इसको किसने कॉइन किया था। जॉन डन ने कॉइन किया, जॉन रस्किन, थॉमस राइमर या नन। क्वेश्चन नंबर 382 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन कॉइन द टर्म पैथेटिक फैल्सी। एक्सप्लेनेशन देखिए। जॉन रस्किन ने कॉइन किया था टर्म पैथेटिक फैल्सी इन हिज वर्क मॉडर्न पेंटर्स। जॉन रस्किन का एक वर्क है मॉडर्न पेंटर्स, इसी में इन्होंने पैथेटिक फैल्सी को कॉइन किया था। पैथेटिक फैल्सी होती क्या है ये देखिए। पैथेटिक फैल्सी इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट गिव्स ह्यूमन इमोशंस टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, मतलब जो नॉन ह्यूमन थिंग्स है उनको ह्यूमन के इमोशंस दे दिए जाते हैं, लाइक एनिमल्स, नेचर, ऑब्जेक्ट्स। मतलब कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं, नेचर हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब ये नॉन ह्यूमन थिंग्स है, इनको ह्यूमन के इमोशंस दे दिए जाते हैं। जैसे सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैथेटिक फैल्सी, जैसे द सन वॉज स्माइलिंग डाउन अपॉन हिम, मतलब तो सन हंस रहा है डाउन उसके ऊपर। अब जो स्माइलिंग है, हंसना, रोना, ये एक ह्यूमन इमोशंस है, तो ये ह्यूमन इमोशंस सन को दे दिए गए। सन नॉन ह्यूमन थिंग्स है, तो नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन इमोशंस दे देना ही पैथेटिक फैल्सी कहलाती है। तो सन हंस रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। द रेन ड्रॉप वेप्ड अराउंड हर, जो रेन ड्रॉप है बारिश की बूंदे रो रही है उसके चारों तरफ, तो बारिश की बूंदे रो रही है, तो रो रही है, हंसना, रोना, ये ह्यूमन इमोशंस है। और जो ह्यूमन इमोशंस है नॉन ह्यूमन थिंग्स को दे दिए जाते हैं, इसी को कहते हैं पैथेटिक फैल्सी। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा पैथेटिक फैल्सी और पर्सोनिफिकेशन में क्या अंतर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 383। The sea has become an cheap dumping ground for all kinds of waste products. कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है। जो सी है समुद्र है बन गया है ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसका चीप डंपिंग ग्राउंड क्षेत्र बन गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए इन प्लेस ऑफ एन। आर्टिकल की एरर है, जो
आर्टिकल एन है, यहाँ पे एन नहीं आर्टिकल ए का यूज होगा, क्योंकि आर्टिकल एन का यूज वॉवेल साउंड से पहले लगता है और आर्टिकल ए कंसोनेंट साउंड से पहले लगता है, इसलिए यहाँ पे चीफ है, कंसोनेंट साउंड है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज होगा, ना कि एन का। क्वेश्चन नंबर 384, वॉज कॉल्ड द पोएट्स पोएट। किसको कहा जाता है पोएट्स पोएट? चार्ल्स लैम्ब, स्पेंसर, ड्राइडन या नन? क्वेश्चन नंबर 384 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर वॉज कॉल्ड द पोएट्स पोएट। स्पेंसर वॉज कॉल्ड द पोएट्स पोएट बाई चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब ने स्पेंसर को कहा है पोएट्स पोएट। क्वेश्चन नंबर 385, द यूनिवर्सिटी विट्स वर अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश प्लेराइट्स एंड पम्फलेटियर्स हु वर पॉपुलर इन द। किस सेंचुरी में यूनिवर्सिटी विट्स पॉपुलर हुए थे? लेट 17 सेंचुरी, लेट 16 सेंचुरी, अर्ली 16 सेंचुरी या अर्ली 17 सेंचुरी? क्वेश्चन नंबर 385 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेट 16 सेंचुरी। जो यूनिवर्सिटी विट्स एक ग्रुप है इंग्लिश प्लेराइट का और पम्फलेटियर्स का, और ये पॉपुलर हुए थे लेट 16 सेंचुरी में। एक्सप्लेनेशन देखिए, यूनिवर्सिटी विट्स वर अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश प्लेराइट्स एंड pamphleteers who were popular in late 16th century. Many of them were educated at Oxford और कैम्ब्रिज। जो यूनिवर्सिटी विट्स में जितने भी प्लेराइट्स हैं, जो वो तो या तो ऑक्सफोर्ड से एजुकेटेड है या तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। कौन कौन से राइटर हैं, कौन कौन से मेंबर हैं यूनिवर्सिटी विट्स के, ये देखिए। क्रिस्टोफर मार्लो है, रॉबर्ट ग्रीन है, थॉमस नेस, जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील और थॉमस किड। क्रिस्टोफर मार्लो देखिए, अ प्रोमिनेंट मेंबर फ्रॉम कैम्ब्रिज, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। रॉबर्ट ग्रीन, प्रोमिनेंट मेंबर फ्रॉम कैम्ब्रिज, ये भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही एजुकेटेड थे। थॉमस नेस भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे। तो क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस, ये तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड थे। जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पील, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड थे। तो कौन कैम्ब्रिज से है, कौन ऑक्सफोर्ड से है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड थे, और जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पीले, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड थे। थॉमस किड, समटाइम्स इंक्लूडेड इन द ग्रुप, ही वॉज नॉट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। तो थॉमस किड है, ये ना तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे और ना ही तो कैम्ब्रिज से। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिवर्सिटी विट्स का कौन सा मेंबर है, कौन से राइटर हैं जो ना तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े या ना कैम्ब्रिज से? तो उसका आंसर हो जाएगा थॉमस किड। तो टोटल मिला के 7 मेंबर्स हैं यूनिवर्सिटी विट्स में। क्वेश्चन नंबर 386, हेनरी सिक्स एंड रिचर्ड थर्ड बाय विलियम शेक्सपियर में हैव बीन रिटेन इन कोलैबोरेशन। विलियम शेक्सपियर का वर्क है हेनरी सिक्स और रिचर्ड थर्ड, ये कोलैबोरेशन वर्क है। तो विलियम शेक्सपियर ने ये जो वर्क है ये किसके साथ लिखे थे, किसके साथ मिलकर ये वर्क लिखे थे? हेनरी सिक्स और रिचर्ड थर्ड। जॉन फ्लेचर, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन या नन? क्वेश्चन नंबर 386 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिस्टोफर मार्लो के साथ मिलकर विलियम शेक्सपियर ने अपने वर्क लिखे थे हेनरी सिक्स एंड रिचर्ड थर्ड। तो हेनरी सिक्स एंड रिचर्ड थर्ड बाय विलियम शेक्सपियर may have been written in collaboration with Christopher Marlowe. Question number 387. The remarkable thing about Shakespeare is that he is really very good in spite of all the people who say he is a very good. ये कोटेशन किसकी है? बेन जॉनसन की, डीएस लॉरेंस, रॉबर्ट ग्रेव्स, रॉल्फ वाल्डो इमर्सन? क्वेश्चन नंबर 387 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ग्रेव्स। रॉबर्ट ग्रेव्स की कोटेशन है, द रिमार्केबल थिंग्स अबाउट शेक्सपियर इज दैट ही इज रियली वेरी गुड इन स्पाइट ऑफ ऑल द पीपल हु से ही इज वेरी गुड।
क्वेश्चन नंबर 388, won't you please come to help me along this heavy box? कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 388 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलोंग के साथ विद का प्रयोग होगा। क्यों का? क्योंकि अलोंग विद, ये फ्रेज है अलोंग विद। अलोंग विद का मतलब होता है इन कंपनी विद या एट द सेम टाइम एज, मतलब साथ में। अलोंग विद का मतलब होता है साथ में। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे इस हैवी बॉक्स के साथ में? तो वोंट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलोंग विद दिस हैवी बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 389, his life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man, is a line। ये लाइन कहाँ से ली गई है? जूलियस सीजर से, एंटोनियो क्लियोपेट्रा से, द मर्चेंट ऑफ वेनिस या लव स्लेवर लॉस्ट? क्वेश्चन नंबर 389 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जूलियस सीजर। His life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man, is a line from Julius Caesar। जूलियस सीजर से ये लाइन ली गई है, स्पोकन बाय मार्क एंटनी। मार्क एंटनी कहता है ये लाइन ड्यूरिंग हिज यूलॉजी फॉर ब्रूटस। ब्रूटस की प्रशंसा करते हुए मार्क एंटोनी ये लाइन कहता है जूलियस सीजर प्ले में। क्वेश्चन नंबर 390, आर वाइटल एंड दैट रिचेस आर अकिन टू फियर टू चेंज टू कवार्डिस एंड डेथ। ये लाइन किस वर्क से आई है? माई हार्ट लीव्स अप, पर्सनल टॉक, स्कोर नॉट द सोनेट, अक्टूबर 1803। क्वेश्चन नंबर 390 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर वाइटल एंड द रिचेस आर अकिन टू फियर टू चेंज टू कवार्डिस एंड डेथ इज अ लाइन फ्रॉम अक्टूबर 1803। एक्सप्लेनेशन देखिए, जो अक्टूबर 1803 है ये पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। इसमें डिस्क्राइब किया है इंग्लैंड्स फियर ओवर एन एक्सपेक्टेड फ्रेंच इन्वेशन एंड हाउ द स्पीकर सी द वर्ल्ड बीइंग ट्रांसफॉर्म। इसमें डिस्क्राइब किया गया है इंग्लैंड का डर, इंग्लैंड के डर के बारे में इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 391, शेक्सपियर सेड प्रीटी वेल एवरीथिंग एंड व्हाट ही लेफ्ट आउट, जेम्स जॉयस बी द जज फ्रॉम मी सेल्फ पुटिन। ये कोटेशन किसके द्वारा कही गई है? इमर्सन के द्वारा, ब्रेंडन मेहन के द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा या डी.एच. लॉरेंस के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 391 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेंडन मेहन। शेक्सपियर सेड प्रीटी वेल एवरीथिंग एंड व्हाट ही लेफ्ट आउट, जेम्स जॉयस बी द जज फ्रॉम मी सेल्फ पुटिन। ये कोटेशन कही है ब्रेंडन मेहन ने। क्वेश्चन नंबर 392, he that planted the ear shall he not hear, he that formed the eye shall he not see। इसमें आपको बतानी है फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है। एपिग्राम है, इंटरोगेशन है, इंटरोगेशन को रिटोरिकल क्वेश्चन भी कहते हैं, अपॉस्ट्रॉफी है या पर्सोनिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 392 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरोगेशन या रिटोरिकल क्वेश्चन। और रिटोरिकल क्वेश्चन ये फिगर ऑफ स्पीच मैंने लास्ट सेशन में डिस्क्राइब किया गया है, जिसने भी ना देखा हो लास्ट वाला सेशन जाके देख लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा रिटोरिकल क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच। क्वेश्चन नंबर 393, विच वे आई फ्लाइज हिल माई सेल्फ एम हिल इज सैटन इज अ लाइन बाय। ये लाइन कहाँ से ली गई है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है ये लाइन, पी.वी. शैली ने, जॉन कीट्स ने, जॉन मिल्टन ने? क्वेश्चन नंबर 393 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने ये लाइन बोली है, विच वे आई फ्लाइज हिल माई सेल्फ एम हिल इज सैटन।
ये लाइन स्पोकन बाय सैटन, सैटन के द्वारा ये लाइन बोली गई है। जॉन मिल्टन की एक पोएम है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में सैटन कैरेक्टर होता है, उन्होंने ये बोला है, विच वे आई फ्लाई इज हिल माई सेल्फ एम हिल। क्वेश्चन नंबर 394, ही wins several accolades for his music compositions. नो एरर, कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है। उसने बहुत सारे पुरस्कार जीते अपने म्यूजिक कंपोजिशंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 394 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन इन प्लेस ऑफ विन। जहाँ पे विन है वहाँ पे वन का यूज होगा, क्योंकि उन्होंने पुरस्कार जीते, मतलब पास्ट की बात हो रही है इसलिए पे यहाँ पे विन नहीं, वन का यूज होगा। ही वन सेवरल एक्colades फॉर हिज म्यूजिक कंपोजिशंस। क्वेश्चन नंबर 395, poetry is the first and the last of all knowledge. It is as immortal as the heart of man. ये पोएट्री की एक डिफिनेशन है। ये डिफिनेशन किसने कही है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, जॉन कीट्स ने, पीबी शैली ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 395 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री को कहा है, पोएट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज एज इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन। ये जो पोएट्री की डिफिनीशन है ये कही है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और ये अपीयर हुई है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड। जो प्रीफेस आया था लिरिकल बैलेड का, उसी में ये पोएट्री की डिफिनीशन बोली है। क्वेश्चन नंबर 396, प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये जेन ऑस्टन का लिखा गया एक प्ले है, एक नॉवेल है। प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये किस टाइप का नॉवेल है ये आपको बताना है। हिस्टोरिकल नॉवेल है, पिकारेस्क नॉवेल है, साइकोलॉजिकल नॉवेल, या नॉवेल ऑफ मैनर्स है। क्वेश्चन नंबर 396 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉवेल ऑफ मैनर्स। प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन इज ऑफन कंसीडर अ नॉवेल ऑफ मैनर्स। इसको कंसीडर किया जाता है नॉवेल ऑफ मैनर्स के रूप में, और बट इट आल्सो हैज सम एलिमेंट्स ऑफ डोमेस्टिक फिक्शन। मतलब नॉवेल ऑफ मैनर्स तो है ही, लेकिन इनमें कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं जो डोमेस्टिक फिक्शन की ओर इंडिकेट करता है, तो इसको कंसीडर किया जाता है नॉवेल ऑफ मैनर्स के रूप में और डोमेस्टिक फिक्शन के रूप में कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 397, द शेफर्ड कैलेंडर सीरीज ऑफ पोएम। शेफर्ड्स कैलेंडर ये सीरीज ऑफ पोएम है, किसके द्वारा लिखी गई है पोएम? जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, एडमंड स्पेंसर, सैमुअल जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 397 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडमंड स्पेंसर। एक्सप्लेनेशन देखिए, जो शेफर्ड कैलेंडर है सीरीज ऑफ पोएम है बाय एडमंड स्पेंसर, पब्लिश्ड इन 1579, मतलब 1579 में ये पब्लिश हुई थी, एंड कंसीडर टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश रिनेसांस इन लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 398, विलियम शेक्सपियर वाज बैप्टाइज्ड ऑन अप्रैल 23, 1564, अप्रैल 26, 1564, अप्रैल 24, 1564। विलियम शेक्सपियर का नामकरण किस डेट में हुआ था? 23 अप्रैल 1564, 26 अप्रैल 1564, 24 अप्रैल 1564। क्वेश्चन नंबर 398 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रैल 26, 1564, मतलब 26 अप्रैल 1564। 23 अप्रैल 1564 में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था, उसके तीसरे दिन इनका नामकरण हुआ था, यानी 26 अप्रैल 1564 को। विलियम शेक्सपियर वॉज baptized on April 26, 1564 at Holy Trinity Church in Stratford upon Avon। होली ट्रिनिटी चर्च में इनका नामकरण हुआ था 26 अप्रैल 1564 में। क्वेश्चन नंबर 399, ओ व्हाट अ नोबल माइंड इज हियर ओवरथ्रोन। फिगर ऑफ स्पीच बतानी कौन सी है? एपिग्राम है, एक्सक्लेमेशन है, इंटरोगेशन है, एंटीथेसिस है। क्वेश्चन नंबर 399 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
एक्सक्लेमेशन। क्वेश्चन नंबर 400। Four of earliest civilization of the world were located on the banks of or near large rivers. No error. कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है। क्वेश्चन नंबर 400 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्लीस्ट के पहले द आएगा, मतलब जो सुपरलेटिव डिग्री अर्लीस्ट है उसके पहले द आर्टिकल का यूज होता है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। तो फोर ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ और नियर लार्ज रिवर्स। क्वेश्चन ऑफ द डे। आई हैव टेकन ऑल नॉलेज एज माई प्रोविंस इज अ कोट बाई। ये कोट किसके द्वारा कही गई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सेशन अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।